प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपका आरआरबी, ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी आदि सभी परीक्षाएं लगी हुई हैं, तो ये विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये जो परीक्षा से संबंधित प्रश्न है प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न हम सभी लोग देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न आपका है जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। तो जीवन रक्षक हार्मोन्स एड्रीनल हार्मोन्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो एड्रीनल हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन्स। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है? तो पत्ती होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी, या ऐसे कह दें कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके माध्यम से करते हैं? तो पत्तियों के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? पत्तियों के। अब बात पत्ती की आ गई तो मैं पत्ती के बारे में आपको समझा दूं। पत्तियां आप देखते हैं कुछ ऐसी होती हैं। पत्तियां कुछ ऐसी होती हैं कि नहीं होती हैं? पत्तियां कुछ ऐसी होती हैं और इन पत्तियों को आप देखेंगे, पत्तियां ऐसी होती कि नहीं। मैं एक पत्ती को बना रहा हूं, चलिए मैं एक पत्ती को आपको बनाकर दिखा दूं। कुछ ऐसी ही तो पत्तियां होती हैं और इन पत्तियों में कुछ न कुछ ऐसे हरा हरा चिकत्ता भी रहता है और इन पत्तियों में हरा हरा चिकत्ता टाइप का भी रहता है और इस पत्तियों में छेद भी होता है। हल्का हल्का बहुत बारीक बारीक सा छेद भी होता है इन पत्तियों में। क्या आपको दिख रहा है? इन पत्तियों में छेद भी दिख रहा होगा, पत्तियां भी दिख रही होंगी और इन पत्तियों को देखो। अब मैं आपको बताऊं, इस पूरी पत्ती को हम क्या कहते हैं? ब्लेड। क्या कहते हैं भैया? पूरी पत्ती को हम ब्लेड कहते हैं। अब इन पत्तियों में जो ये वाला भाग है, इस भाग को हम सभी लोग पेशियोल कहते हैं। इस भाग को हम पेशियोल कहते हैं। इस भाग को हम पेशियोल कहते हैं। और ध्यान रहे कि इस भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको मार्जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्जिन। मार्जिन टेढ़ा भी होता है, कटा पिटा भी होता है। जैसे कुछ पत्तियां, जैसे गुलाब की पत्ती को आप जब देखोगे तो ऐसे 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 करके गुलाब की पत्ती होती है। वह थोड़ा सा गोल जैसा होता है, कटा पिटा होता है, तो इसे मार्जिन कहते हैं। बात समझ रहे ना? इसे मार्जिन कहते हैं। इस भाग को पेशियोल कहते हैं। इस भाग को आप क्या कहते हैं? तो इस भाग को आप देख पा रहे होंगे, इस भाग को आप क्या कहेंगे? तो इस भाग को जो है मध्य सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं। और इस भाग को हम क्या कहते हैं? कि सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? छोटी सिरा कहते हैं। छोटी सिरा कहते हैं। क्या ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी? मध्य सिरा ये है, ये वाला जो है सिरा है और जो इसमें से भी निकल कर आता है उसे छोटी सिरा। और पत्ती के एकदम आगे वाले भाग को हम एपिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एपिक्स कहते हैं। अब पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, इन्हें हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इन्हें हम रंध्र कहते हैं। इन्हें हम रंध्र कहते हैं। या इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इन्हें हम या तो स्टोमेटा कहते हैं या तो इन्हें हम रंध्र कहते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं। और जो हरा हरा होता है, आपको हरा हरा चकत्ता टाइप का दिखता है,
तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है भैया? क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट होता है, अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या भरा होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां हरे रंग की होती हैं और रंध्र के माध्यम से पत्तियां जो है अपने अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि सारी चीजें, नाइट्रोजन यानी अगर कहें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि सारी गैसें लेती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? पत्ती के बारे में समझ में आ गया? तो बताओ, इसे क्या कहते हैं? पेस्ट्यूल। इसे क्या कहते हैं? मार्जिन। इसे क्या कहेंगे? एपिक्स। बीच में जो छेद है उसे क्या कहेंगे? रंध्र। ये क्या है? सिरा है, मध्य सिरा है। और ये क्या है? सिरा। इसे क्या कहेंगे? छोटा छिद्र, छोटी सिरा। इसे क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर भरा क्या होता है? तो क्लोरोफिल भरा होता है, जिसके कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं। ये बात समझ में आ जाएगा। और जो है रंध्र या ऐसे कहें स्टोमेटा के माध्यम से पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करती हैं। यह बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न। एक वीडियो में 25 प्रश्न होंगे, लेकिन ये 50 प्रश्न से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो चलिए आगे समझते हैं अगला सवाल। देखो, पत्तियों का रंग हरा होता, अभी मैंने आपको समझाया पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण, यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भरा होता है। देखिए, पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, ये मैंने नहीं बताया लेकिन यहां सवाल में रखा। पत्तियों का रंग पीला हो जाता है किस कारण से? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। जब पत्तियां कैरोटीन का निर्माण करने लगती हैं तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पत्तियां क्या हो जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं। अगला देखेंगे, मूत्र का रंग पीला होता है। तो भैया मूत्र का रंग भी पीला पड़ जाता है। कभी कभी आप देखते हैं जब दवा खा लेते हैं कामीफ्लाम ऐसी कुछ दवा जो बुखार उखार की दवा होती है, जिसे आप खा लेते हैं, या कुछ और भी दवाइयां हैं जिसको खा लेने से आपका जो पेशाब होता है या मनुष्य का जो मूत्र होता है वो पीले रंग का हो जाता है, पेशाब पीले रंग का होने लगता है। तो लोग कहते हैं बहुत परेशान है, बहुत बुखार है। बात समझ रहे ना? आदि सारी चीजें होती है। तो मूत्र का रंग पीला होने का कारण क्या है? तो यूरोक्रोम होता है। मूत्र का रंग पीला होने का कारण क्या है? यूरोक्रोम है। अब देखो, यूरोक्रोम बनता कैसे है? यूरोक्रोम बनता कैसे है? जब हमारे शरीर में आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल, यानी लाल रक्त कणिकाएं, देखो हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन निकालती हैं। हमारे शरीर से जब लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं, कणिकाएं टूटती हैं, तो हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन का निर्माण करती हैं, निकालती हैं। अब हीमोग्लोबिन के टूटने से बिलिरुबिन बनता है। क्या है? बिलिरुबिन नामक एक रंग द्रव्य। भैया बात समझ रहे हैं? रंग द्रव्य बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, बिलिरुबिन आंत में जाता है और जहां यह यूरोबिलिनोजन में बदल जाता है। बात समझ में आ जाएगा? अब ये यूरोक्रोम में बदल जाता है, जो फिर क्या करता है? यूरोक्रोम में बदल जाता है। अब यूरोक्रोम मूत्र को किस रंग में कर देता है? तो पीले रंग में कर देता है। बात समझ में आया? यानी हमारे शरीर से लाल रक्त कणिकाएं टूटती हैं। लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन रूप का रूप धारण करती हैं। हीमोग्लोबिन जो है बिलिरुबिन का निर्माण कर देता है। बिलिरुबिन एक रंध्र बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया? जिसे हम यूरोबिलिनोजन नाम से जानते हैं। अब ये भैया यूरोक्रोम का निर्माण कर देता है। अब यूरोक्रोम क्या कर देता है? पेशाब को पीला बना देता है। ये बातें समझ में आ गई? पूरा डिटेल आपने समझ लिया। चले चलते हैं अगला। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भैया इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ और पौधों द्वारा जो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया होती है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बात समझ में आ जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या क्या चीजें? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या चीजें हैं? तो सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जल और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता, CO2 की, प्रकाश की। कौन से प्रकाश की? सूर्य के प्रकाश की। ऐसा नहीं कि उस पेड़ के सामने बल्ब जला दो बड़ा सा एकदम सूर्य का प्रकाश हो जाए, ऐसा कुछ नहीं।
प्रकाश की जरूरत, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण में। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है किस रंग में, किस रंग के प्रकाश में? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा किस रंग के प्रकाश में होती है? तो भैया लाल रंग के प्रकाश में होती है। काला हीरा तथा काला सीसा कहलाता है, तो भैया काला हीरा जो है कार्बोनेडो कहलाता है और काला सीसा ग्रेफाइट कहलाता है। काला सीसा क्या कहलाता है? ग्रेफाइट कहलाता है। तो चलिए, कहता है हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो भैया हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व, जरूरी तत्व जो है कैल्शियम व फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम और फास्फेट होता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती जाती हैं। और हड्डियों और दांतों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तत्व क्या है? हड्डियों और दांतों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तत्व है कैल्शियम और फास्फेट, फास्फोरस, कैल्शियम व फास्फोरस। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? अगला, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? कोष्ठक, भाग। तो मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं। मैं पूछूं मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। देखिए अगला सवाल भी आपका है कि मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है भैया, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग क्या होता है? तो प्लीहा या स्प्लीन, या हम इसे तिल्ली कहते हैं। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग क्या होता है? तो तिल्ली या स्प्लीन या प्लीहा कहते हैं। अब मलेरिया रोग फैलता किसकी वजह से है? तो देखो मलेरिया रोग जो है, ध्यान रहे, मलेरिया रोग को फैलाने का काम मादा एनाफिलीज, कौन सा मच्छर है भैया? मादा। देखिए मलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर है। अब मादा मतलब महिला होता है, मादा मतलब महिला होता है, तो भैया जो महिला मच्छर है वही मलेरिया रोग का वाहक है। अब पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो भैया पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। अगला सवाल आपने कर लिया कि मलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो मादा एनाफिलीज है, मादा एनाफिलीज है। अब देखिए, चलिए मादा एनाफिलीज हो गया। अगला प्लाज्मोडियम परजीवी है। जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, ये किस रोग का परजीवी है? तो मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग में प्लाज्मोडियम परजीवी होता है और मलेरिया रोग को फैलाने का काम कौन करता है? तो मादा एनाफिलीज यानी महिला मच्छर। आइए, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होते हैं। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, किसका किसका होता है? देखो, पुरुष गुणसूत्र क्या कहलाता है? XY। अब महिला क्या है? XX। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के पुत्र या संतान की बात करें, संतान का निर्धारण कैसे होता है कि उसका पुरुष होगा यानी लड़का पैदा होगा कि लड़की? अगर पुरुष के क्रोमोसोम से निर्धारित किया जाता है। अगर XY है तो लड़का होगा, अगर XX है तो महिला होगी यानी बेटी होगी, यह निर्धारण होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है बच्चे के लिंग का निर्धारण, देखो आ गया, बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। तो भैया बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। किससे? XY के द्वारा होता है। जो पैतृकता होती है, ये पैतृकता सिद्धांत सिद्ध करने के लिए या पैतृकता सिद्ध करने में कौन सहायक होता है? तो DNA होता है या फिर फिंगर प्रिंटिंग होता है। देखो DNA पैतृकता सिद्ध करता है कि भैया ये हमारी ही संतान है कि दूसरे की संतान है। होता नहीं अक्सर कि भैया चलो फिंगरप्रिंट या फिर जो है DNA टेस्ट करा लो कि ये हमारा ही लड़का है कि दूसरे का लड़का है, या तुम्हारा लड़का है कि किसी और का लड़का है, जब कभी वाद विवाद हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? अभी जैसे कोई लड़का खोया पाया मिल गया हो, उसका DNA निकाल लो और आसपास के जिस पर शक हो उसका DNA निकाल लो, मैच करा लो, पता चल जाएगा कि वो किसका लड़का है। यानी पैतृकता सिद्ध कर देता है कौन? DNA या फिंगरप्रिंट।
अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का प्रतिपादन यानी जीन का संश्लेषण किया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था किसने? तो भैया हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। टॉक्सिन है, टॉक्सिन एक जहर है, एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। आप तेजी से 25 सवाल करेंगे, इसमें भी 25 नहीं 50 सवाल हो जाएंगे। देखिए अगला सवाल है, भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन पचाने में सहायक होता है तो भैया एंजाइम। एंजाइम भोजन पचाने में सहायक क्या होता है? एंजाइम होता है। और पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है किसमें? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। अच्छा, ऐसे कहें पाचन प्रारंभ होता है कहां से? तो बताइए पाचन प्रारंभ होता है कहां से? तो मुख से होता है। पाचन का प्रारंभ कहां से होता है? मुख से। अब आप देख पा रहे होंगे कि प्रोटीन का पाचन होता है कहां? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। अब देखिए कह रहा है मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो कहां से? मनुष्य में पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो मुख से। जैसे कोई भोजन आप खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उस भोजन को आप मुंह में डालते हैं और मुंह में उसको चबाते हैं नामू नामू करके, जैसे भी चबाते हैं उसको चबाते हैं। उसके बाद जैसे मुंह में भोजन जाता है तो लार ग्रंथियां आपकी सक्रिय हो जाती हैं और 23 जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो है आपके मुंह में रखे भोजन को लार ग्रंथियों से सींचती देती हैं। तो मुंह में जो आपका भोजन है वो एक लिक्विड टाइप, एक जो है ऐसे कहें कि लुगदी टाइप का बन जाता है। उसके बाद मुंह से ग्रास नली में जाने के बाद छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में उसका जो है पूरा अवशोषण कर लिया जाता है भोजन का, प्रोटीन का, आदि सारी चीजों का। तो देखो मनुष्य में पाचन का प्रारंभ कहाँ होता है भैया? छोटी आंत से होता है। उसके बाद भोजन बड़ी आंत से होते हुए जो है निकास द्वार से बाहर आ जाता है। तो बताइए मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ होता है? तो मुख से होता है। तो ये रहे आपके 25 सवाल। इसके बाद 2 सवाल आपको बताने हैं, लेकिन एक बार पुनः इसको आप रिवीजन कर लें उसके बाद, ताकि ये आपको 25 सवाल अच्छे से तैयार हो जाए। पहला सवाल है जीवन रक्षक हार्मोन्स होता है, तो जीवन रक्षक हार्मोन्स एड्रीनल हार्मोन्स होता है। आप बताएंगे पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो भैया पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। अगला सवाल आप बताएंगे पत्तियों का रंग हरा किस वजह से होता है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है तो पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के निर्माण की वजह से हो जाता है। मूत्र का रंग पीला क्यों हो जाता है? तो मूत्र का रंग यूरोक्रोम की वजह से पीला हो जाता है। आगे देखेंगे तो पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश, जल और जो है पानी, आदि सारी चीजों की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है किसमें? तो भैया लाल रंग के प्रकाश में होती है। काला हीरा तथा काला सीसा क्या कहलाता है? तो कार्बोनेटो और ग्रेफाइट कहलाता है। कह रहा है कि हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक चीजें क्या है? तो कैल्शियम व फास्फोरस है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। और मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग क्या है? तो प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली है। आप बताएंगे पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम है। और मलेरिया रोग का वाहक है तो मादा एनाफ्लीज मच्छर है। आप देखेंगे प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का वाहक है। अब पुरुष व स्त्री जीन संघट्ट होता है तो पुरुष का XY होता है और स्त्री का XX होता है। कह रहा है कि बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, तो बच्चों के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र यानी XY के द्वारा होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है तो DNA व फिंगर प्रिंटिंग होता है। कहता है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। टॉक्सिन है तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। कह रहा भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम होता है। भोजन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। कह रहा प्रोटीन में पाचन होता है।
प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो कहाँ से? मुख से होता है। मनुष्य में पाचन कहाँ होता है? मुख से होता है। अब आपके लिए 2 प्रश्न है जिसे आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। ये 2 प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। पहला प्रश्न है कि भैया पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? तो इसे मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है कि पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसे क्या कहा जाता है, जिसे आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर टाइप करके सेंड करना है। कह रहा खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का रंग लाल किस कारण होता है? इसको भी आपको खून का रंग लाल किस कारण होता है या किस वजह से होता है, इसको भी आपको इसी वीडियो में आपको क्या करना है भैया? मैसेज करना है या कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप करके हमारे पास सेंड करना है। खून का रंग लाल किस वजह से होता है, पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है, मैंने इसी वीडियो में इन सभी को समझाया है, जिसको उत्तर में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। ये वीडियो आप जब भी देखें, अगर आपको समझ में आता है तो जरूर इसमें जो लास्ट में 2 प्रश्न दिए इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में सेंड करें। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।